नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को भारतीय जारत का खतरा है। मुसद्दिका ज़राए और बिलखुसूस फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद इस हवाले से हमें आगाह कर चुके हैं और इसी तनाजुर में अस्करे हुकाम भी पाक फौज को सरहदों पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर चुकी है, क्योंकि इस बात का खतरा किया जा रहा है कि भारत एक बार फिर से कोई ना कोई नया ड्रामा रचा सकता है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती सियासी कशीदगी के हवाले से पीडीएम ने फैसला सुनाया है कि वो अपने इस्तीफे देने को तैयार है और इस सिलसिले में मौलाना आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन दूसरी ही तरफ वज़ीर आज़म भी ये खबर दे चुके हैं कि बाय इलेक्शन करवाने को वो तैयार हैं। अगर ऑपोजिशन इस्तीफे देती है तो वो जल्द ही इलेक्शंस करवा लेंगे। वैसे में कौन किस पर प्रेशर डाल रहा है और कौन सियासी बाजी मारने में कामयाब होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात होगी गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता करने के मामले की। क्या इस पर मुस्लिम उम्मा का ताउन पाकिस्तान हासिल कर पाएगा? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, वो अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे तज्ज़ियाकार जैगम खान साहब भी, एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनिका निसार साहबा भी अब से कुछ देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत की जानिब से एक बार फिर जाहिरत के उस खतरे के हवाले से जिसके पेश नज़र मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट किया गया है। और अभी मैंने आपको इब्तदाई में भी बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि भारत इस वक्त हवास बाख्ता दिखाई दे रहा है और उनके जिम्मेदारान बार बार धमकी आमेज जबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर उसकी जो तैयारी है वो बेहतरीन है। और ऐसे में हमें करना क्या होगा? ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलो ब्रिगेडियर साहब जैसे आते मैं जी ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रिगेडियर साहब बताइए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, हमें करना क्या होगा? असल में स्ट्रेटजी एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव काम है और उसको जब आप कहती हैं तो वो सिर्फ आर्म फोर्सेस से रिलेट नहीं होती है। पाकिस्तान मुल्क के जितने भी उनके साथ वो उसका डर उसकी लिंकेजेस हो जाती है। अब करना तो बुनियादी तौर पर ये है कि जान अगर किसी किस्म की कोई बातचीत होती है, जैसे आपने इंडियन का रेफरेंस दिया और ये कहा कि वहाँ से आपकी थ्रेट आ रहे हैं, तो वो थ्रेट तो बड़े अच्छे से आ रहे हैं और उस थ्रेट के हिसाब से अगर इंडिया कोई पॉलिसी बनाता है तो पाकिस्तान इसकी अपनी काउंटर पॉलिसी बनाता है। जैसे एक जमाने में इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने लिमिटेड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए जो 300 से 600 गज तक मार करते। तो ये जो चीज है ये तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और अभी भी चल रही है। अब इसके अंदर जरूरत की समझ की है हमारे यहाँ जो चीज इस वक्त कंड्यूसिव नहीं है वो ये है कि हमारे अंदर एक पॉलिटिकल टर्माइल है और उसके अंदर जो है आपकी इंटरनल सिचुएशन जो है वो खासतौर पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कंसंट्रेटिव होती है, क्योंकि किसी भी किस्म की सूरत में अगर कॉल ऑफ वॉर होती है तो वो सिर्फ फौज नहीं लड़ती, तो फौज और सिविलियन और आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है वो मिलकर लड़ती है। तो जहाँ तक तो ऊपर जवाब का ताल्लुक है उसमें या चाहे वो कन्वेंशन के हिसाब से हो या अनकन्वेंशन के हिसाब से हो, इसके लिए तो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में कहूँगा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स वो फुली तौर पर तैयार है। और इंडिया ने अगर कुछ डिप्लॉयमेंट्स की हैं तो वो पाकिस्तान ने काउंटर डिप्लॉयमेंट्स की हैं। इसी के हिसाब से जब इंडिया के अंदर आप सिचुएशन देखते हैं, खासकर कश्मीर के अंदर सिचुएशन देखते हैं जहाँ इंडिया की 9 लाख आर्मी डिप्लॉयड है, तो उसमें तो सेंसिबली अकल के तौर पे आप सोचे या सेंसिबली कोई सोचे तो इंडिया की तरफ से सिर्फ वॉर का चांस होना नहीं चाहिए। कि जब एक इलाका इतना ट्रबल्ड हो, इतना ट्रबलसम हो और उसके साथ साथ पाकिस्तान के भी आपने देखा कि जो हमारे एरियाज हैं एजेंसीज के नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट से लेकर नीचे तक वहाँ भी इस किस्म की स्क्रमिश चलती रहती है। बाकी चीज जगहें तो सिंपल होगी, नॉर्थ पाकिस्तान का एक इलाका है लेकिन वहाँ पे ट्रिप्स की डिप्लॉयमेंट आपकी है। अब पाकिस्तान में उनको स्टेप्स की डिप्लॉयमेंट का इसी तरह के पेशे नजर उन्होंने किया, बहुत ये किया कि बहुत सारे इलाके जो है वो आप एफसी के कंट्रोल में दे दें। अब 2 कमांड आपने कंट्रोल कर दी अपना बलोचिस्तान में भी और केपीके में। तो ये जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है ये तो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज की जो क़यादत है वो हर मौके पे हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो है वो अडॉप्ट करती रहती है। मुझे जो सिर्फ कंसर्न है वो कंसर्न है जो हमारे अंदर की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करना होगा।
अगर कोई इस किस्म का थ्रेट या इस किस्म का एडवेंचर इंडिया की तरफ से होता है तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऑपरेशनली पाकिस्तान आर्मी जो है वो फुल फ्लैज जवाब देगी, जितने भी जो सेक्टर होगा या जो भी अपना इलाका होगा या जितनी भी तादाद से वो आएंगे, उसका तो पूरे का पूरा आपके आर्म फोर्सेज के पास जवाब अवेलेबल है। रीपोजिशनिंग पाकिस्तान आर्मी वैसे कर रही है, रीडिप्लॉयमेंट की चीजें हैं, यूनिट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। इसी थ्रेट के पेश नजर जो थ्रेट आपने जिक्र किया है, लेकिन काश हमारे यहाँ पॉलिटिकल एम्प्लॉयटी भी इसकी बेहतर हो जाए कि आप एज ए नेशन जो है किसी भी किस्म का थ्रेट का मुकाबला कर सके। और जहाँ तक सर्जिकल ऑपरेशन या किस्म का सवाल है तो मैं थ्योरी में जाने की बजाय बड़ा ब्रीफली बालाकोट में जो कुछ हुआ और पूरा पाकिस्तान ने जवाब दिया वो मैं असर कर सकता हूँ कि फिर अगर वो कोई एडवेंचर कोई डिस एडवेंचर करेंगे तो इस तरह का जवाब मिलेगा और इंशाल्लाह वो पूरा और भरपूर जवाब होगा। और उसमें किसी किस्म की क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी बाहर कह चुके हैं और उन्होंने ये कहा था कि हम अगर कोई ऐसी बात तो सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। तो उसके हिसाब से तो चीजें जो हैं वो सही लाइन पे टेलर्ड हैं और उसी तरह इम्प्लीमेंट होगी, जिस तरह उसी तरह जवाब मिलेगा जिस तरह इंडिया की बेवकूफ क़यादत जो है उस चीज को करना चाहिए। अनिका, पॉलिटिकल टेम्परेचर इसमें पाकिस्तान में हाई है और ऐसे में हमें ये थ्रेट अलर्ट भी मिल गए हैं। अगर अस्करी हुकाम की जानिब से पाक फौज को हाई अलर्ट किया गया, मतलब ये कि कुछ मुसद्दिका इत्तलात हैं जिसकी बिना पर इस तरह से ये जो है फैसला कर दिया गया और इंस्ट्रक्शंस आगे दे दी गई। हमने 2016 में भी देखा सर्जिकल स्ट्राइक, फिर हमने 2019 का वाक़या भी देखा। हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए इस सिलसिले में? देखिए ज़रिया, सबसे पहले तो ये थ्रेट बहुत रियल है, इसमें कोई शक किसी भी पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भारत बड़े अरसे से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, इंटेलिजेंस सतह के ऊपर अपने जो बेसिकली एक इमेज बिल्डिंग होती है उसकी सतह के ऊपर पाकिस्तान को हर जगह से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिलिट्री सतह के ऊपर भी हम लोगों ने जिस तरीके से फरवरी 2019 के अंदर मामला देखे थे, वी ऑल नो दैट, एंड देन द टी ऑफ कोर्स वाज फैंटास्टिक। तो पहले तो भारत को पैगाम के आप एक बार फिर से ये हरकत करने की जो है वो गलती ना करिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर वेरी मच अलर्ट। सारी पाकिस्तानी कौम व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस ऑफ द नेशन पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी हुई है। जो पॉलिटिकल पारा हाई हो रहा है या दर्जा हरारत हाई हो रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो इस सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा लेकर पाकिस्तानी अफवाज को या पाकिस्तान की दिफा को या पाकिस्तान की सरहदों को चैलेंज कर पाएंगे। भारत का हमेशा से एक बड़ा एक एजेंडा रहा है और वो ये रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पाकिस्तान को उसका मोरद इल्जाम ठहराएं, मोरद इल्जाम ठहराने के बाद पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दें या किसी तरीके से अटैक कर दें समहाउ द अदर। और ये बात हम लोगों के लिए कोई नई नहीं है। कश्मीर के अंदर जो आज भी हालात, आज भी शहादतें जो हुई वो भी हमारे सामने है। एलओसी बहुत अरसे से, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे जब पाकिस्तान के और भारत के दरमियान एलओसी के ऊपर इस तरह की कोई स्कर्मिशेस नहीं होती जो कि भारत की तरफ से हमेशा से स्टार्ट की जाती है। बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फौज उस तरीके से उस तरफ नहीं गोलाबारी कर सकती क्योंकि सिविलियन आबादी बहुत करीब है और हम लोग भारत की फौज की तरह से जंगजुआना और बिल्कुल ही जारहाना नहीं है। वी हैव सर्टेन नॉर्म्स, सर्टेन एथिक्स जो कि भारत भूल जाया करता है। हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, एक तो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर फौरी तौर पर दुनिया को एक तो डोसिया की फॉर्म के अंदर जो 14 नवंबर को दिया गया DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पेश किया गया था, उसके अंदर बहुत डिटेल्ड हकायक हैं भारत के इंट्रूजन के जो पाकिस्तान में हो रहा है। इसको मजीद इसकी तरवीज की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हकायक हैं अगर वो पाकिस्तान के पास पड़े रहते हैं या कुछ ममालिक तक जाते हैं तो फिर वो वही बात है कि संदूक के अंदर है। जब तक ये दुनिया के हर शख्स तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। इसके अंदर फॉरेन ऑफिस का एक बहुत अहम किरदार है जो कि उसको ज्यादा प्रोएक्टिवली प्ले करना पड़ेगा। प्लस हम हमेशा से डिफेंसिव पे रहे हैं, अब हमें जरा ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाना पड़ेगा। भारत को उसी की जबान में जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। रज़ा रोमी साहब, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा भारत खुद रचाता है जिसके बाद उसी के रद्द अमल में कि अब हम जवाब देने वाले हैं, हमारे साथ ये हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। हम लोग भारत की इस किस्म की जो तजर्बे हैं उनसे बेहतरीन तरीके से वाकिफ हैं। अब इस दफ़ा हमारी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो कि जो पुराना ड्रामा रचा चुका है भारत वो दोबारा ना दोहरा सके? जी देखिए, बात यह कि भारत के अंदर भी इस वक्त बड़ी
इंटरनल नेचर और जो पॉलिसियां किसानों और उसके ऊपर वो थमने का नाम नहीं लेते हैं। उससे पहले भी बहुत कुछ वहाँ पे होता रहा है और मईशत भी उनकी जो है काफी बिगड़ी है। और यकीनन बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए वो बिल्कुल कोई खित्ते में या खारजा पॉलिसी के लिहाज से कुछ ऐसा एडवेंचर न कर बैठे कि जिससे लोगों की तवज्जो हट जाए। अब ये बात ये है कि ये किस हद तक वो करेंगे, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मगर ये बात ज़रूर है कि जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें बिल्कुल इस पर बात करना चाहिए और इसमें बहुत अहम किरदार है वंस अगेन हमारी पॉलिसी, हमारी खारजा जो है का है इस पूरी जो है कॉन्टेक्स्ट। और अगर वो इन खतरात से दुनिया को भी आगाह करें, जो पाकिस्तान की ममालिक हैं और जगहों के ऊपर भी अगर इस तरह की कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन मौजूद है रियासत के पास, तो फिर ये वक्त है कि उसको शेयर करके भारत के नज़ाइम का लोगों को बताया जाए, दुनिया को बताया जाए। और मेरे ख्याल से दूसरी बड़ी अहम जरूरत है इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की। इस वक्त जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, जो खलफशार है सियासी लेवल के ऊपर, पीडीएम की तहरीक जो है वो अपने जलसे कर रही है, वो हुकूमत के खिलाफ सफारा है, हुकूमत भी पीछे नहीं हट रही। वो कह रही है, कल मेरे ख्याल से कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा किसी को। तो ये जो सिचुएशन है पोलराइजेशन की, इसको भी कम करना जरूरी होगा। वो बात ठीक है कि जब कोई ऐसा खुदा न खास्ता वक्त आता है तो पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है, जैसे हमने देखा पिछले साल भी जब भारत ने ये पूरा ये किया ड्रामा जो था सर्जिकल स्ट्राइक, और सबको मालूम है उसके बारे में। मगर ये कि अब अभी वक्त है अंदरूनी इत्तेहाद का, और खुसूसन जो सियासी फोर्सेस हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, बिल्कुल अंदरूनी इत्तेहाद की जरूरत है ताकि बैरूनी अनासर इसका फायदा न ले सके। जखम साहब, इमीडिएट रिस्पांस क्या होना चाहिए हमारा? देखिए अनिका, 6 अगस्त 1945 को पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ था। 75 साल हो गए। वो दिन और आज का दिन, कोई 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आज तक आपस में जंग में नहीं गई। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है, क्योंकि अगर 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट जंग करेंगी तो उस जंग को कोई नहीं जीत सकता, और कोई भी मुल्क जंग हारने के लिए जंग शुरू नहीं कर सकता। आप 2001 की मिसाल लीजिए, जब भारत ने फ़ौजें पाकिस्तान की सरहद पर लाकर खड़ी कर दी थी। स्टैंड ऑफ था, उसको कहते हैं आई बॉल टू आई बॉल। पाकिस्तान के फ़ौजी और भारत के फ़ौजी इतना करीब खड़े थे कि वो एक दूसरे की आंखों में देख सकते थे, और भारत पूरा ये कह चुका था कि हम जंग करेंगे। उसके बाद भारत पीछे हट गया। उस वक्त भारत का एक बहुत ही मशहूर और बड़ा काबिल इज़्ज़त मैगज़ीन है, उसका नाम है फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन में एक कवर स्टोरी छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि भारत इस वजह से पीछे हटा क्योंकि उसको ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का मतलब ये है कि वो बैटलफील्ड में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स हैं जिसे कोई मुल्क अपनी सरहद के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी भारत की फ़ौज अगर सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर आती है तो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ही दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए वो वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है वो वेपन्स क्योंकि भारत की सरजमीन पर इस्तेमाल नहीं होंगे, वो न्यूक्लियर वार तस्वुर नहीं की जाएगी, जबकि भारत की फ़ौज भी तबाह हो जाएगी। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए भारत ने अपनी बहुत सी कोशिशें की हैं। कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन लाया है, उसके अलावा उसने सर्जिकल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, किसी चीज़ ने भी काम नहीं दिया। सिर्फ कोई जंग ही, हल्की सी ज़्यादा जंग, यानी सर्जिकल से एक कदम आगे भारत की अपनी मईशत को तबाह करके रख देगा, क्योंकि न्यूक्लियर जंग का ख़तरा पैदा होने के बाद भारत की मईशत पर जो असर पड़ेगा उसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमें भारत से ख़तरा नहीं है? देखिए, पिछले दिनों जो डोसियर जारी हुआ उससे जाहिर हो रहा है कि हमें भारत से बहुत ख़तरा है, लेकिन ये ख़तरा हमें जंग से नहीं है। जंग से हमारी अफवाज निमट सकती हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस महाज पर हम मजबूत हैं। लेकिन जो एसिमेट्रिक वारफेयर है,
कि भारत जिस तरीके से हमारी एथनिक, सेक्टेरियन, इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल कर सकता है, कैसे हमें अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है। और जिसको सिर्फ हम सिक्योरिटी के ज़रिए से हल नहीं कर सकते। ये मसाइल बहुत हद तक पॉलिटिकल भी होते हैं, इन मसाइल को मैनेज करना होता है, बढ़ने से रोकना होता है, इस तरीके से सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर मैनेज करना होता है कि दुश्मन उसका कभी फ़ायदा ना उठा सके। तो हमें उन पर इस वक्त ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह की आपने खबर दी, ये यकीनन फ़ौज के पास पहले भी ऐसे अलर्ट्स आते रहते होंगे और फ़ौज रूटीन में अलर्ट रहती है, हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका काम ही ये है कि वो प्रिपेयर्ड रहें और इस तरह प्रिपेयर्ड रहें जितनी के दुश्मन की ताकत है, ना कि जो उसका इरादा है। आसमा साहिबा, देखिए जी, हम बेसिकली हमें खुदा ने ब्लेस किया है एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरी हुई जियोपॉलिटिकल पोजीशन में। हम एक ऐसी जगह पे हैं जो कि इस वक्त इट इज़ अ हॉट केक। देखिए जी, पहले दुनिया में जब जंगें हुई ना, तो उसमें जो हॉट कमोडिटी थी वो ऑयल थी, मगर अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपकी ऑयल मार्केट इज़ ऑलरेडी स्पिलिंग ओवर। एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर ऑयल का कुआं प्रोडक्शन शुरू कर दे तो वो बैकवर्ड इंजीनियरिंग पे, रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम नहीं कर सकता। अब उसका चार्म ख़त्म हो गया। अब जो वॉर्स होंगी वो आपके ट्रेड रूट्स पे होंगी, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक हार्ट के ऊपर एक ट्रेड रूट का वी आर एट द हार्ट ऑफ दिस अ बिग ट्रेड रूट। तो हमारे लिए सूनर और लेटर ये चीज़ टेबल होनी है सामने। इंडिया और पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन इज़ नॉट वेरी फार अवे। जैसे अभी रूमी साहब ने कहा कि इंडिया में अंदर इतना कुछ हो रहा है और पाकिस्तान हमेशा उसके लिए एक स्केपगोट रहा है। अभी पाकिस्तान के साथ अगर वो कोई ऐसा एडवेंचर कर लें तो अंदर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, दे विल बी हैविंग ऑल हेज एंड हाज अबाउट देयर कंट्री। तो हम इस वक्त ये हमारे लिए सैडली इज़ नॉट द क्वेश्चन कि ये होगा या नहीं होगा, सूनर और लेटर इट विल हैपन। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरी तो यही ओपिनियन है कि अमन बेसिकली इट्स अ थिंग ऑफ एन ऑनर। वो हमारी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड एज आवर वीकनेस। जब हमें अपनी डिफेंस का कि ये हमारा राइट है, हमारे दाएं बाएं मशरिक मगरिब से हमारा एक पड़ोसी हमारी लाइफ किसी ना किसी तरीके से हमारे इस फंडामेंटल राइट को मैनिपुलेट करता रहा है और टाइम एंड अगेन करता रहा है और करता चला जा रहा है। तो वी नीड टू पुट एन एंड टू इट। इसमें आपके डेमोक्रेटिक अलाइंसेस और उनकी रीच आउट भी काम करेगी, लेकिन बेसिकली अमन इज़ आवर स्ट्रेंथ, इट वॉज नॉट आवर वीकनेस। और ये बियॉन्ड द बॉर्डर ये बात क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। सही है। तो मीडिया अपने मेंबर में हमने देखा कि डीजी एसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डोजियर भी दिखाया गया। उस डोजियर में पाकिस्तान से मुतालिक भारत के खिलाफ बेपनाह सबूत मौजूद थे। और अगर हम डोजियर के हवाले से बात करें तो 12 बता दिया गया था कि 4-6 महीनों के दौरान भारत जो है वो कोई ना कोई इस तरह की हरकत कर सकता है, और उसी थ्रेट का जिक्र आज जो है वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बाकायदा तौर पर अपने अल्फाज में इस थ्रेट से हमें आगाह कर चुके हैं, और इस सिलसिले में अस्करी क़यादत को भी मजीद हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन बात आती है पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल की भी, कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ पीडीएम का, जिसकी सरबराही की मौलाना फजल रहमान साहब ने, और इत्तफाक के राय के बाद फैसला ये सामने आया है कि तमाम जमातें हैं वो इस्तीफ़े देने पर राज़ी हो गए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस्तीफ़ा जो है वो आखिरी ऑप्शन है, पहले लॉन्ग मार्च किया जाएगा, उसके बाद इस्तीफ़ों तक पहुँचा जाएगा। कल पीडीएम इजलास के बाद क्या हुआ, क्या गुफ्तगू की गई, जरा सुनिए आप। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफ़े पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख़ का तयन भी किया जाएगा कि 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा।
जी, तो मामला ऐसे हैं कि पहले लॉन्ग मार्च किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसके इस्तीफे जो हैं अब वो कब स्पीकर को दे दिए जाएंगे। अगर स्पीकर के दिए जाने वाले इस्तीफों के हवाले से मैं बात करूं तो इस वक्त जो पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा हैं जमातें, कुल मिलाकर ये 157 इस्तीफे बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास 55 नशिस्तें, PMLN के पास 83, JUIF 14, ANP 1, BNP 4, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि इस्तीफे भी नाकामी होंगे। उधर खान साहब ये कह चुके हैं कि आप इस्तीफे दें, मैं इलेक्शन करवा लूँगा, इनके बाय इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे। अनिका ज़रा ये बताइएगा, ये जो प्रेशर डालने की कोशिश है पीडीएम की, काम करेगी, ये दबाव डाल सकेगी गवर्नमेंट पर? ये बिल्कुल दबाव नहीं डाल सकेगी, और वो हम लोगों ने उसका सबूत जो है वो सामने देख लिया कि इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आप इस्तीफे तो दें, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्तीफे मिलने नहीं हैं। यहाँ मसला ये है कि ऑपोजिशन की जमातें एट दिस पॉइंट इन टाइम चाहे जितनी दफ़ा कह लें कि हम एक पेज एक स्टेज पर हैं, इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि एक गोल होना और इस गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होना किसी भी ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता है नज़रियाती तौर पर ये तमाम जमातें बड़ी मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ होने की बहुत सारी वजूहात भी हैं, एंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि इख्तलाफ राय होते हुए भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करके इकट्ठा चला जाए। बट इस्तीफे देना कब दिए जाएंगे और देने के बाद क्या होगा, असल जो कैच 22 सिचुएशन है वो बेसिकली यही है। इस्तीफे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इसके ऊपर भी आरा मुख्तलिफ इसलिए पाई जाती है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि सिंध के अंदर एक स्टेक रखती है। क्या वो इस्तीफे देना चाहेगी या नहीं देना चाहेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब के साहबजादे अली गिलानी के इस्तीफा सामने आ चुका है। वो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी कर दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग भी कर दिया। अब वो इस्तीफा कितना आगे जाएगा वो एक अहम सवाल है। बट इन इस्तीफों के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या ज़िमनी इंतखाबात करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज़्यादा ताकतवर बनकर सामने आएगी? इसलिए क्योंकि जो हुकूमत हुआ करती है ज़िमनी इंतखाबात में उमूमन वही जीता करती है, और ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो बेसिकली ज़्यादा एक थॉट ये पाई जा रही है कि फिर इमरान खान साहब और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो उनकी तो फेवर की बात है। ऑपोजिशन अगर इस्तीफे दे तो ये तो उनकी फेवर की बात है। लेकिन मैं एक दूसरा रुख भी दिखाना चाहूँगी। ऑपोजिशन का इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे दे देना ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर होगा, क्योंकि हुकूमत का काम ये होता है कि वो पार्लियामान को लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली चलाए, पाकिस्तान की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की पार्लिमानी रिवायात की बका के लिए। इसीलिए मेरी नज़र में मामला इस कदर आगे जाना नहीं चाहिए। एक तरफ चलता रहे आपका एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन पार्लिमानी रिवायात को आगे बढ़ाने के लिए मेरी नज़र में हुकूमत को एटलीस्ट ऑपोजिशन के साथ बातचीत जरूर शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कल को ऑपोजिशन ये ना कहे कि देखिए जी हमें तो हुकूमत ने राबता ही नहीं किया, हुकूमत की गलती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड गो अ स्टेप अहेड और एटलीस्ट राबता कर लें। कुछ होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कंधे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतर जाएगी। रज़ा रोमी साहब, वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते बात अब इस्तीफों तक आ गई है। ये बताएगा इस्तीफे देने का फैसला तो हो गया, दूसरी तरफ हुकूमत भी जवाब दे चुकी कि दे दें इस्तीफे, हम बाय इलेक्शन करवा लेते हैं। फिर ये कहाँ किस किस्म का प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले सेगमेंट में कहा था कि वाकया ये है कि इस वक्त दोनों फरीकैन जो हैं वो एक कोलिशन की तरफ बढ़े हैं। एक तसादुम जो है उसकी कैफियत दिखाई दे रही है, क्योंकि अपोजिशन बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। उनको बारहा याद भी करवाया गया है कि कोविड का जमाना है, इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा है, आप बड़े जलसे मत करें या मौखिर कर दें, या और हुकूमत जो है वो भी जो है कोई मुज़ाकरात की खास ऑफर नहीं की उन्होंने अभी तक, और ना ही उन्होंने इसके ऊपर कोई बात की है ऑपोजिशन से। होना तो ये चाहिए था कि जब ये मामला हो रहा था तो उनको एक डायलॉग का जो है इंतजाम करना चाहिए था, जैसे होता है पार्लिमानी रवायात की भी बात कर रही थी मोहतरमा, तो उसमें यही होता है कि आप जो है ऑपोजिशन के साथ डायलॉग करते हैं, लेकिन वो एक तरह की जो ये पूरी सिचुएशन है इसको मैनेज नहीं किया जा रहा। और वाकया ये है कि ये मैनेज करना भी होता है हुकूमत वक्त का, और जो पार्लियामान में अक्सरियती पार्टी होती है उसका काम होता है। तो मसला ये होगा कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल मुअत्तल होकर इररिलेवेंट हो गई है और सारा कुछ अब पार्लियामेंट से बाहर हो रहा है।
जो भी अपोजिशन की डिमांड है, जाहिर बात है सब पे तो पूरी नहीं हो सकती गवर्नमेंट से, मगर जो कुछ ऐसी डिमांड्स तो हैं कि जिनके ऊपर उनकी बातचीत या कुछ कॉम्प्रोमाइज होने का इम्कान हो सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। और अब ये वक्त आ गया है कि मेरे ख्याल से हुकूमत को भी और अपोजिशन के इस इत्तेहाद को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या मुज़मनात होगी। फर्ज कीजिए ये इस्तीफे जो हैं, अभी तो लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये नहीं आएंगे, एक प्रेशर टैक्टिक है और अंदरूनी इख्तलाफात है, मगर फर्ज कीजिए कि अगर वो आ जाते हैं और ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है या मौजूदा जो सेटअप है वो अगर क्रम्बल करता है, तो उसका नुकसान किसको होगा? वो इस सियासी अदम इस्तेहकाम तक कहाँ पे जाके जो है ये खत्म होगा, और इससे इसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा, लोगों पे क्या असर पड़ेगा? लोग जो पहले ही तंग है महंगाई से, वबा से और बेरोजगारी से, तो उसको मजीद जो है ये फरीकैन जो उसको मुश्किल बना रहे हैं लोगों की जिंदगियां। तो अभी भी वक्त है, मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते हैं, क्रिटिकल हफ्ते हैं, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन और मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट का भी इसमें रोल होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि कुछ हफ्ते हैं और कुछ हफ्तों में दबाव रहेगा, उसके बाद जाके पिक्चर क्लियर होगी कि आया कि ऑपोजिशन ने दबाव दिया या फिर हुकूमत जो है वो ये मैच जीत गई। ब्रिगेडियर साहब, रज़ा उम्मीद साहब ने कहा कि पहले कहा जाता है कि इस्तीफे नहीं आएंगे, लेकिन अब तो ऐलान कर दिया गया कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। बात सिर्फ इस्तीफे देने की नहीं है, इस्तीफे जमा हो गए, वो जमा करके मौलाना साहब के पास चले जाएंगे। अब क्या गारंटी है कि मौलाना साहब वो उठाएंगे और स्पीकर तक वो इस्तीफे पहुंच जाएंगे, या जितने भी मेंबर हैं या पीपल्स पार्टी स्पेशली अपना स्टेक खोलने के लिए तैयार हो जाएगी? पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस्तीफा देंगे। पहले कुछ अपना पीटीआई की हुकूमत ने मेंबरान ने भी इस्तीफे दिए थे, और इस्तीफे पे जानने में कितना टाइम लगा और क्या हुआ, तो इस चीज में बल्क के इस्तीफे देने से एक पॉलिटिकल हैंडीकैप तो होगा, एक गैप तो आएगा, एक वॉइड तो क्रिएट होगा, एक खला तो बनेगी, और उसमें इलेक्शन कराने पॉसिबल होंगे। इमरान खान साहब के लिए वो भी सोचने वाली बात है। और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्शन साथ बढ़ेगी अगर आप इस्तीफे देते हैं या इस्तीफे जमा कराते हैं, लेकिन जब इस्तीफे जमा कराएंगे उनकी फिर अप्रूवल होगी या चीजें होंगी, तो उसके लिए तो कुछ टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल में प्रेशर टैक्टिक्स है, और ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये अपोजिशन ने पहले दिन ही कह दिया था कि हम ये अपोजिशन, सारी अपोजिशन तो नहीं है, उसमें एक पार्टी ऐसी है जिसकी हुकूमत है सिंध में, तो वो कैसे अपोजिशन हो सकती है? अगर फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनकी भी परफॉर्मेंस उसी तरह उन्होंने 12 साल से सिंध में क्या किया वो उठा के देख लीजिए। तो ये चीजें जो है ये किस तरह होंगी, इसमें अगर तो वो हो जाता है तो वो एक सियासी ट्रेडिशन के लिए, सियासी रवायत के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसलिए जरूरत समझती है कि जो स्टैंड ऑफ कंसल्टेशन चल रही है उसके अंदर कुछ बातचीत हो जाए, कुछ लोग ऐसे जो दरमियान में कुछ गारंटी इस तरह की चीजों को कर सकते हैं वो भी शामिल हो जाए। और खासतौर पर जैसे पहला टॉपिक आपने डिस्कस किया और इसमें आपने एक इंडियन थ्रेट का जैसा किया, उस सिनेरियो में भी अगर कोई चीजें हो जाए और साथ कोविड को भी सामने रख लिया जाए तो वो चीजें जो होंगी बेहतर होंगी। इमरान खान ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं ऑपोजिशन के, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो काम आएंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट से? इसका जरा मुख्तसर आंसर ब्रिगेडियर साहब। जी, ये प्रेशर टैक्टिक्स गवर्नमेंट ने तो कहा कि हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे, ठीक है, तो कह दिया कि मैं प्रेशर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा कैटेगरी है और उनको मेरे ख्याल में उनको प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। इनिशिएटिव आना चाहिए अपना अपोजिशन की जो पार्टियां उनकी तरफ से, जब आप वो चीजें लेके आते हैं जैसे फिर तवाबीर होगी स्पीकर की, वो किस तरह उस चीज को प्रोसेस करते हैं, तो टाइम गेन तो हो सकता है तमाम कामों में। अगर वो इस्तीफे भी दे तब भी एक टाइम लिमिट आगे जा सकती है। लॉन्ग मार्च का उन्होंने कहा है, लॉन्ग मार्च वो कर लेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो कोशिश ये हो कि अपोजिशन रियलाइज करे, तो गवर्नमेंट रियलाइज करे, अपोजिशन की डिबेट में दाखिल हो और इस चीज का हल तलाश करने की कोशिश करें। जगम साहब, पिछले दिनों बात हो रही थी ग्रैंड डायलॉग की, शाइस्ता खान अब्बासी साहब भी कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे थे, अब तो बात इस्तीफों तक आ पहुंची है। उद्दीसा खान साहब कह रहे हैं दे दें, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब बाई इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान के 126 दिन के तारीख़ी धरने के एक हीरो को आज लाहौर पुलिस ने धर लिया है। उसका नाम है डीजे बट। हमारा ख्याल था कि इमरान खान उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देंगे,
क्योंकि जब तक उस धरने का तारीख में नाम लिखा जाता रहेगा, डीजे भट्ट का भी नाम लिखा जाता रहेगा। 126 दिन तक डीजे भट्ट साहब इस्लामाबाद में अपने माइक, अपने साउंड सिस्टम, अपने भोंपू, सब चीज़ों के साथ मौजूद रहे, किसी ने नहीं पकड़ा। अभी अपोजिशन का जलसा हुआ भी नहीं, एक दिन का, आधे दिन का, और डीजे भट्ट साहब को पहले ही धर लिया गया। तो हुकूमत दबाव में है ना, दबाव में ना होती तो ऐसा क्यों करती? और जो कुछ उसने गुजरांवाला में किया, मुल्तान में किया, अब लाहौर में कर रहा है, वो उसकी बौखलाहट और दबाव का वाज़े सबूत है, और उसको दबाव में नहीं आना चाहिए। भाई लाहौर मुस्लिम लीग नवाज का शहर है, एक बहुत बड़ी अपोजिशन है, एक बड़ा जलसा कर लेगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। इसका मतलब है कि हुकूमत के अपने अंदर का कोई खौफ है जो उसको ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर रहा है, जिसकी एक जमहूरी हुकूमत में ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जैसे काम दहाइयों में हमने नहीं देखे, आप यकीन कीजिएगा मुशर्रफ दौर में भी हमने ये काम नहीं देखे, 3 दहाइयों से ही हमने ये काम नहीं देखे जो इस वक्त ये हुकूमत कर रही है। तो दबाव में तो इसको पहले ही अपोजिशन ला चुकी है, एक सियासी डेडलॉक हो चुका है, अदम इस्तेकाम क्रिएट हो चुका है। और हुकूमत ने सिर्फ ज़िंदा नहीं रहना होता, आपके सेहतमंद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सिर्फ मर्ज़ नहीं है, आपको अच्छी सेहत चाहिए होती है। हुकूमत का सिर्फ ज़िंदा रहना काफ़ी नहीं होता, हुकूमत को ऐसी सलाहियत के साथ रहना होता है कि वह अपने वादे पूरे कर सके, अपने मंशूर पर अमल दरामद कर सके, और अगले इलेक्शन तक अवाम को साथ ले सके, नए हार्ट्स एंड माइंड जीत सके। अब क्या अपोजिशन, जो दूसरी आपकी बात है कि क्या अपोजिशन इस्तीफ़ा देगी, मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आती। पिछली असेंबली में सिर्फ 35 सीटें लेकर आई थी पीटीआई, और इस्तीफ़े देकर फिर पिछले दरवाजे से वापस आ गई थी। इस वक्त अपोजिशन के पास 166 मेंबर्स हैं। ये हुकूमत सिर्फ 6 मेंबर्स की अक्सरियत पर खड़ी हुई है, जबकि उसके पास अपने 156 मेंबर हैं। 172 से हुकूमत बनती है और सिर्फ 6 इजाफी उसके पास मेंबर हैं। तो यानी थियरेटिकली कम अज़ कम असूली तौर पर अपोजिशन के पास ये सलाहियत मौजूद है कि अगर थोड़ी सी कोई चीज़ तब्दील हो, इनके अलाइज में से कोई एक आध इधर उधर हो, सिर्फ चौधरी ही नाराज़ हो जाए तो ये हुकूमत गिर सकती है। तो ऐसी अपोजिशन क्यों इस्तीफ़े देगी? अगर वो इस्तीफ़े देने की बात कर रही है तो इसका मतलब है, एक तो वो आखिरी हरबे के तौर पर ये बात कर रही है, फाइनल एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन की बात कर रही है, और दूसरा इससे ये जाहिर हो रहा है कि वो बहुत एतमाद में। आसमा हर हद तक जाएंगे, बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं, मरीम बीबी भी यही कह रही हैं, और उनकी आखिरी हद इस्तीफ़े मालूम होती है। दबाव में आ जाएगी इन इस्तीफ़ों के बाद ये हुकूमत? देखिए जी, दबाव में आने के लिए ऑपोजिशन को अपना मोमेंटम डेवलप करना पड़ेगा। अभी हम चाहे इसको जितना ऑप्टिमिस्टिकली देखें, लेकिन मैं नहीं समझती कि ऑपोजिशन उस तरह से अपना मोमेंटम बना सकी है। अब ये लाहौर की जो रैलीज़ हो रही थी उसमें जैसे नून लीग ने और मरीम नवाज़ साहिबा ने मोमेंटम बनाया, वी वर ग्लूड टू आवर स्क्रीन्स कि अभी क्या डिक्लेरेशन आएगी, और आज तो बस एक रेवोल्यूशन का इब्तिदा हो जाएगी। मगर हमें फिर एक होल्ड पे, बटन होल्ड पे हमें रख दिया गया कि 31 दिसंबर को हम फिर इसको आगे से टेकअप करेंगे। तो मोमेंटम नहीं है, और मोमेंटम ना होने की वजह यह है कि ये खुद आपस में अलाइन नहीं है, इनके इंटरेस्ट आपस में अलाइन नहीं है। देखिए जी, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आवाम के मसलों का वर्क लगा के लोगों को लड्डू के तौर पे नहीं दे सकते। दे आर नॉट बाइंग इट, दे विल नॉट बाई इट। तो इस लिहाज से क्योंकि एक आपस की यूनिटी नहीं है तो मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं है तो प्रेशर नहीं है। जैसे अभी सर ने कहा, यहाँ पे जो वाहिद प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ की जा रही है वो फ़िलहाल कोरोना और कोरोना के से रिलेटेड थ्रेट्स हैं, और ये बहुत ट्रैजिक है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। 126 दिन का धरना था और वो अपनी पीक पे था जब हम एज ए नेशन हमने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगियों का सबसे एक डार्क डे APS, और वो धरना ख़त्म कर दिया गया ऑन मॉर्निंग। तो ये एक अप्रोच होती है, आपने लोगों को फर्स्ट रखना है। यहाँ पे फ़िलहाल अगर गवर्नमेंट प्रेशर किसी भी किस्म का लेगी तो वो अपने लोगों के लिए लेगी, और ये जो एक कोरोना बेस्ड प्रेशर डेवलप किया जा रहा है सैडली बाय द ऑपोजिशन, उसकी वजह से लेगी। ऑपोजिशन अपनी तरफ से कुछ कर सकेगी इसके लिए मैं तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ।
ठीक है, आपको बच्चे लगता है कि जो रिजर्वेशन के opposition हवाले से की मैजिक तरफ से- नंबर इज 83 जब तक आपके पार्लियामेंट में लोग रहते हैं, बाई इलेक्शन में इमरान खान की सुपरविजन में जाया जाएगा और उससे ऑपोजिशन कुछ गेन नहीं कर सकेगी। चलें, इसकी मिसाल मैं जीपी इलेक्शन के हवाले से दे देती हूँ कि जीपी इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़ोरदार कैंपेन जो है वो चला थी, लेकिन एक्सपर्ट्स फिर भी ये कह रहे थे कि जिस तरह से हुकूमत जो वफाक में बैठी होती है वही जीबी में हर साल हुकूमत हर इक़्तिदार में हुकूमत बनाती है, लेकिन पीपीपी और पीएमएलएन मानने को तैयार नहीं थी। इस बार भी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जब होते हैं तब भी हुकूमत ही बाजी मार जाती है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। मुझे बढ़े एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने के मामले पर मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फैसला किया है और इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से मुस्तक़बिल की हिकमत अमली बनाने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को इस्लामी ममालिक से राब्तों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। अब देखना यह है कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जो है क्या वो हम उसका ताउन हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। पाकिस्तान किसी मुल्क की हिमायत हासिल कर सकेगा? तो बताइएगा मुझे कि ऐसा पॉसिबल है, हमारी सफारतकारी हमारी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि हम किसी मुल्क की हिमायत हासिल कर सकें? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। ज़रा बता दिया आपने, इसलिए क्योंकि हमारी सफारतकारी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह की होती रहती है। पिछले दौर के अंदर तो हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थे। इस बार हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सफारतकारी के अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं रही। फिर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो किस मुल्क के डिपेंड करता है कि कौन सा डिप्लोमेट जो है किस मुल्क गया हुआ है। अगर कोई अच्छा डिप्लोमेट चला जाए तो वहाँ की सफारतकारी हमारी बड़ी फुर्तीली हो जाती है, और अगर कोई लेड बैक किस्म का डिप्लोमेट चला जाए तो वहाँ हमारी सफारतकारी इस तरह की होती है कि हमारे अपने शहरियों के लिए भी अवेलेबल नहीं होते हमारे डिप्लोमेट्स मुलाकात करने के लिए। तो ये एक बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है कि क्या हमारी सफारतकारी फ्रांस के हवाले से बिलखुसूस ऐसी हो सकेगी कि हम तमाम के तमाम मुस्लिम उम्मा की हिमायत ले सके। इसलिए क्योंकि हमारे अपने मसाइल इतने हैं कि अभी हमें हमारे मसाइल की सफारतकारी करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कश्मीर हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 1 इशू इंडिया के साथ, हमें उसके हवाले से सफारतकारी करनी है। हमारा जो इंप्रेशन, इमेज जो दुनिया के अंदर भारत ने ख़राब किया हुआ है कि जी हम शायद टेररिस्ट मुल्क है, हालांकि सबसे ज़्यादा टेररिज्म से हम अफेक्ट हुए, हमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, हमने सबसे ज़्यादा जानें दी, हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, उसके बावजूद भी हमारा इंप्रेशन ख़राब किया गया कि जी हम दहशतगर्दी करते हैं, हालांकि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर सफारतकारी हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने अपना इमेज टूरिज्म के हवाले से बेहतर करना है, उसके हवाले से सफारतकारी बड़ी ज़रूरी है। तो ये फ्रांस वाला मैटर जो है ये बड़ा ज़रूरी है, मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके ऊपर सफारतकारी करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शायद साइड पे रखना पड़े और इसको नंबर 1 की तरफ लेना पड़े। या तो हमारी सफारतकारी बहुत एक्टिव हो जाए तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आएगी। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो टास्क दिए शाह महमूद कुरैशी साहब को, पाकिस्तान इसमें हिमायत हासिल कर सकेगा किसी भी मुल्क की? मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी मुल्क की, इसलिए कि जो कुछ मैं असल में मेरी वो लाइन ड्रॉप हो गई थी, तो आप क्या वो रिपोर्ट के हवाले सवाल कर रही है जो मजहबी आजादी? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस सिलसिले में टास्क दिया गया शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो मुस्लिम उम्मा के जो इत्तेहाद है उसकी हिमायत जो है वो उसका ताउन हासिल कर सकें। शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसा कर पाएंगे? माजी में देखें तो माजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, इवन पाकिस्तान के कुरान शरीफ के हिसाब से या रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम की ज़ात के वास्ते माजी में भी ऐसी चीजें सामने आती, लेकिन उसमें अगर किसी टाइम पे कोई बोला था तो सिर्फ पाकिस्तान बोला था। मजहबी ममालिक में तो मुझे नहीं याद कि किसी मुल्क ने अपना जो है वो कोई सवाल रेज किया हो। और जो जुलूस वगैरह भी निकले इस दफ़ा तो खैर बांग्लादेश में बहुत बड़ा जुलूस निकला, इवन ईरान में निकला, और इन चीज़ों को हुआ। तो ये तो मुल्क ऐसे हैं जो इस चीज़ को फेवर करेंगे। और इस्लामोफोबिया का सवाल भी इमरान खान साहब थे, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जब रेज किया तो वहाँ टर्की ने और मलेशिया ने उसको सपोर्ट किया। तो उसमें उन चीज़ों से इस वक्त ये अंदाजा होता है कि चूंकि एक पर्टिकुलर चीज़ रिलेटेड रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम के जो कुछ किया गया, तो उसमें जो ममालिक पहले इसके लिए बोल चुके हैं उनकी तो फेवर आप हासिल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या मेजॉरिटी की फेवर हासिल कर सकेंगे?
यानी क्या मतलब एक ब्लॉक किया, फिर तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि फ्रांस के खिलाफ भी किसी भी मुल्क के खिलाफ लोग बहुत ज्यादा जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो ड्राइव करते हैं उसे चलते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। अब वैसे तो जो मुजाहरे हुए आपने बरतानिया में भी देखा कि वहाँ के लोगों ने जाके फ्रांस की एम्बेसी के सामने नमाज पढ़ी, लेकिन क्या बताएं वो इसमें इंडिविजुअल लोग तो उसके साथ खड़े हुए हैं, पर ताकतें जो खड़ी है वो नजर आ रही है कि यहाँ पे ये मुजाहरे हुए हैं, लेकिन उनके साथ कन्वर्सली अगर आप मिडल ईस्ट और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो वहाँ तो मुझे कोई ऐसा रिएक्शन या कोई ऐसा मुजाहरा नजर नहीं आया। तो अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो इस टाइम पे किस तरह, तो हमें यहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए इस सिलसिले में। ज़रूर खान साहब भी रिसेंटली ओआईसी का इजलास हुआ, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, हमने देखा कि जो उसकी एलामिया जारी किया गया उसके एजेंडे में इस्लामोफोबिया का मामला भी था और फिर इसके हवाले से प्रॉपर डिटेल में बात भी की गई। चूंकि जब वो मामला भी वहाँ पर डिस्कस किया गया, ज़ेर गौर आया, हम कह सकते हैं कि रिसेंटली चूंकि वो मिलकर आए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस पॉइंट हम दे सकते हैं कि हाँ हमें ताउन दरकार हो जाएगा, हिमायत हासिल हो जाएगी। यकीनन वज़ीर ख़ारजा साहब ने ये बात उठाई होगी क्योंकि अंदरूनी तौर पर इस हुकूमत पर काफ़ी दबाव है इस मामले में, लेकिन ये बायलैटरल मसला नहीं है, ये ऐसा मसला नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान हो, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है और उम्मत मुस्लिमा का सिर्फ फ्रांस से मसला नहीं है। हम सिर्फ एक इंसिडेंट में फंसने का हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, हमें देखना चाहिए कि वो क्या सूरत हाल है जिसके हम मुकाबिल खड़े हैं या जो सूरत हाल हमारे सामने है। देखिए दो चैलेंजेस हैं, एक तो इस वक्त की वेस्ट की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है और पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस हैं जो इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम दुश्मनी को तहरीक देकर इस्तेमाल करके अपनी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं और वोट हासिल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो उनसे भी पहले से मौजूद थी और अब संजीदा बन गई है वो है मगरिब के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉज, जो एक मगरबी शहरी को ये हक देते हैं कि वो ब्लास्फेमी कर सकता है क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ भी, और क्रिश्चियनिटी के जो सेक्रेट फिगर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी कर सकता है, और जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी तो बात ही क्या। फ्रांस की मिसाल लीजिए, 1791 से आज तक फ्रांस में किसी को ब्लास्फेमी में सज़ा नहीं दी गई। 1905 का जो उनका सेपरेशन का कानून है चर्च और स्टेट में, और जो ये लॉज हैं जिनको वो लेसिटी कहते हैं, यानी जिन लॉज के तहत मजहबी मामलात में रियासत मुदाखलत नहीं कर सकती और जो इस हद तक फैले हुए हैं कि किसी को ब्लास्फेमी की भी इजाज़त है। अब हमारा काम सिर्फ दो लेवल पे है। देखिए एक तो ये है कि जाहिर है कि डिप्लोमेसी बट ऑल्सो पब्लिक डिप्लोमेसी, कि वहाँ के हम लोगों तक पहुँचे और ये काम मिलकर किया जा सकता है, कोई एक रियासत एक मुल्क अपने तौर पर नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास इस सेगमेंट के लिए वक्त मुख्तसर है। आसमा आपसे रज़ा साहब गुजारिश होगी कि 60 सेकंड में मुझे अपना आंसर कर दीजिएगा। आसमा लेकिन जी इसमें आपकी डिप्लोमेसी तो मैटर करेगी, मगर इस ये जो मुद्दा है ना, इसमें पल्स ऑफ पीपल ज़्यादा मैटर करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनके बारे में जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो हम शेयर करते हैं मुस्लिम उम्मा के और मेंबर्स या लोगों के साथ। उसमें हमें प्रेशर एक ट्रिगर करना है जिसको अगर गवर्नमेंट्स फॉलो ना भी करें तो लोग करेंगे। देखिए मेरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने कहा था कि इस्लामोफोबिया एक टिकिंग बॉम्ब है और वो अब अपने आखिरी नंबरों तक आ गया है। वो वो किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। इसके लिए जितना भी हम इसको एस्केलेट कर सकें उतना बेहतर है। बकिया इसमें आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने मैटर करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस कम होगी। लोगों की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना वो ज़्यादा मैटर करेगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट करने की, या उनकी जो इज्जत नामूस हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है। ये एक हम शेयर करते हैं पूरी इस्लामिक दुनिया के साथ, ये ज़्यादा मैटर करेगा। रूमी साहब जी, मेरे ख्याल से जो बातें कही गई हैं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। पहली तो ये बात है कि ये पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान कोई एक इशू तो है नहीं, और दूसरी बात है कि ये भी खाम ख्याली है कि हमारी वजह से या हमारे दबाव से फ्रांस अपने कवानीन बदल देगा या वहाँ जो राइज है कानून या निज़ाम उसको वो हमारे प्रेशर से बदल देगा, ऐसा तो होगा नहीं। नंबर एक। नंबर दो ये कि इसके ऊपर एक मुतहद और डायलॉग होना चाहिए आलमी सतह के ऊपर, और उसमें जारी बात है जो मुसलमान ममालिक हैं उनको एक मुतहद फ्रंट दिखाकर
बातचीत करनी होगी मगरबी ममालिक से। सिर्फ ये फ्रांस में मसला तो नहीं है, और जगहों पे भी है। डेनमार्क में भी आप देख चुके हैं, स्कैंडिनेविया में पहले ये वाकयात होते रहे, कार्टून तो वहां भी छपते रहे, उसके खिलाफ भी होते रहे। तो ये हमें इसकी जरूरत है, और बदकिस्मती से वो उस किस्म का इत्तेहाद और इस किस्म की कोई पॉलिसी मतलब नहीं है। डिप्लोमेसी और खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन ये एक ऐसा मामला नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन के मामलात के हवाले से हो। ये गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का मामला है, और इससे हर पाकिस्तानी समेत तमाम मुसलमान, तमाम मुस्लिम उम्मत जो है उसके जज्बात जुड़े हैं। तो सिर्फ इसमें पाकिस्तान ने किरदार अदा नहीं करना है, इसमें मुस्लिम उम्मा ने किरदार अदा करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।